जनाब सोहेल अब्बास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं सान भाई? ठीक ठाक। और पॉल आने वाली है? हाँ, फॉल आने वाली है। आज तो बल्कि टेम्परेचर काफी लो हो गया है इधर। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ हैं वहाँ तो अभी दूर दूर तक कोई पता नहीं, लेकिन ये कि आप लोग ज़्यादा नॉर्थ में हैं तो जी। आपको शायद अ, तो आज जिस किताब के लिए हम जमा हुए हैं यहाँ पे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और ख़ास तौर से अगस्त के महीने में पाकिस्तान की आज़ादी और इंडिया की आज़ादी, सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी का महीना है, 14 और 15 अगस्त। तो ये बुक है एनर्की। एनर्की, इसके बहुत से मतलब हैं। हम ज़्यादातर उसको केओस या अफरा तफरी के हवाले से लेते हैं। वो एक बड़ा अच्छा टाइटल है ये। इस किताब के ऑथर हैं विलियम डैलरिम्पल, वेरी वेल नोन ऑथर। जो लोग पढ़ते हैं इस तरह की किताबों को, तो वाइट मुगल्स और लास्ट मुगल और इसके अलावा बहुत सी कई किताबें, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सब कॉन्टिनेंट। तो मैं स्क्रीन शेयर के ज़रिए से आपको वो किताब का टाइटल दिखाता हूँ। उससे सबको आ, सब देख सकेंगे। ये देखें, ये आ गया हमारा स्क्रीन और इस पे ये किताब का नाम है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर। तो ये है एक्चुअल हिस्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें इन्होंने उसकी इब्तिदा से और बिगिनिंग से स्टार्ट किया है और इसको लेकर के चले हैं आखिरी दिनों तक, यानी 1857, जब कंप्लीट टेक ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी ने और डायरेक्टली बरतानिया के जेर असर चला गया सब कॉन्टिनेंट। विलियम डैलरिम्पल बुनियादी तौर पे एक जर्नलिस्ट हैं, इज फ्रॉम ब्रिटेन, स्कॉटलैंड। इन्होंने बहुत टाइम इंडिया में गुजारा है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के करस्पॉन्डेंट के तौर पे। और कई किताबें लिखी हैं। ज़्यादातर किताबें इत्तेफाक से उनकी इसी रीजन पे हैं। और मिडल ईस्ट पे भी एक आध किताब लिखी है, लेबनान और पैलेस्टाइन के ऊपर, और इसके अलावा टर्की के हवाले से भी एक आध किताबें लिखी हैं। लेकिन ये कि इनका ज़्यादा रुझान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ है। तो मैं अब ये स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। और अब तो बात अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है इन साहब की कि इनके कुछ फेमिलियल कनेक्शंस भी हैं, जो मेरे ख्याल आप उस पर कुछ थोड़ी रोशनी डालें और इस किताब का एक ओवरऑल समरी, सेंट्रल आइडिया दें। फिर हम इसके मुख्तलिफ सेक्शंस को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। और जी। जरूर। थैंक यू एहसान। देखिए, ये जो किताब है विलियम डाल्टनबल की, ये कैप्चर कर रही है टाइम पीरियड फ्रॉम 1599 टू 1857। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी ऑफिस में, इंग्लैंड में, लंदन में इसका ऑफिस बनता है, और ये एक छोटी सी जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे सामने आती है। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि ये स्टॉक और बॉन्ड्स और कंपनी शेयर्स की एक तरह से ये इब्तिदा इब्तिदा है। है। इट मे नॉट बी द फर्स्ट कंपनी, बट अमंग द फर्स्ट। इसकी इब्तिदा कुछ 2-3 साल पहले ही हॉलैंड में हुई है स्टॉक कंपनी। स्टॉक मार्केट का आइडिया बेसिकली डच आइडिया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में, यानी जब बनी उसके 8 साल बाद तकरीबन, यूके की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट उसको पूरी कंप्लीट मोनोपोली दे देती है ओवर ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज यानी हमारा सब कॉन्टिनेंट। और ये इसलिए किया क्योंकि वेस्ट इंडीज में इन्होंने बहुत पैसा कमाया था, तो कहा कि पूरी मोनोपोली आपकी है। उसके कुछ अरसे के बाद जो थॉमस रो हैं, वो जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में और उनको कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी बिजनेस करने दो। और वो मद्रास में अपना पहला कोर्ट बनाना चाहते हैं, फोर्ट बनाना चाहते हैं। वो लिखता है कि जब वो जहांगीर से मिला तो जहांगीर सिर्फ सितारों की बातें करने में इंटरेस्टेड था, और आखिर में जब पूछा कि मुद्दा क्या था तो बोला हाँ बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है।
वो इतना पावर और इतनी स्ट्रेंथ मुगल एम्परर की वहां पर थी, उनको इस चीज का आइडिया नहीं था कि कितना कितना ये टर्मोइल करेगा। पहले 100-125 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई किसी किस्म की कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, ना ही इनका स्टॉक कोई बहुत ऊपर गया। और उसकी वजह यह थी कि ये मद्रास में इन्होंने अपना फोर्ट बनाया, जहां पे हैदर अली पहले से ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे, और फ्रेंच आर्मीज के साथ, फ्रेंच लॉ कंपनी के साथ मिलकर बड़ी अच्छी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी। वहां पे इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल आगे नहीं होने दिया। 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है, और औरंगजेब अपना जानशीन रखे बगैर या अनाउंस किए बगैर अपना जानशीन को रखे बगैर वहां से चले जाते हैं, जिससे होता यह है कि वहां पर एक केओस शुरू हो जाता है सारे हिंदुस्तान में, एक सेंट्रल पावर वीक हो जाती है। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि जिस जमाने में ये औरंगजेब आलमगीर की डेथ होती है, तो उस वक्त वहां का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि नॉर्थ वेस्ट में राजपूत हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अवधी नवाब और मुगल्स हैं, डीप साउथ में टीपू सुल्तान और उनके बेटे हैं, और थोड़ा सा और साउथ में, अगर हम थोड़ा लेस साउथ में जाएं तो हैदराबाद के नवाब हैं। सेंटर इज कंट्रोल्ड बाय मराठास, और ईस्ट में नवाब सिराजुद्दौला है। ईस्ट या बंगाल के अंदर इस वक्त जो बंगाल था वो दुनिया की रिचेस्ट स्टेट समझी जाती थी, और सबसे रिचेस्ट स्टेट का नवाब यानी कैलिफोर्निया का नवाब था सिराजुद्दौला। उसमें एंटर करना सबसे मुश्किल चीज समझी जाती थी। तो उस वक्त जब उनको बहुत ज्यादा कामयाबी साउथ में नहीं हुई हैदर अली टीपू सुल्तान की वजह से, तो उन्होंने कहा कि नया फोर्ट बनाया जाए कलकत्ता में। दूसरा फोर्ट उन्होंने कलकत्ता में बनाया, और तीसरा फोर्ट उन्होंने मुंबई या बॉम्बे में बनाया, सूरत में। तो हुआ ये कि ये जो किताब है ये चलती है कि किस तरह आफ्टर मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद आहिस्ते आहिस्ते किस तरह एक रीजन को दूसरे रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प करना शुरू करती है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई जो सबसे शुरू में होती है ना, वो सिराजुद्दौला के साथ कलकत्ता में होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई मुझे इसलिए लगती है कि बस वो एक ऐसा फोर्ट था कि उसके बाद जाते 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 सब एक एक करके गिरते गए सारे। तो वो वहां पे तो जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होती है, बिल्कुल 100 साल पहले, बिफोर 1857 के गदर के। इसकी डेट याद रखना इसलिए आसान है। और उससे 1 साल पहले होता यह है कि 70,000 की फौज लेके नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ते पे चढ़ाई कर देते हैं। उस वक्त रॉजर ड्रेक की क़यादत में बहुत छोटी सी नफरी गोरों की मौजूद थी, और वो तैयार नहीं थे इस लड़ाई के लिए। दिस इज व्हाट द ऑथर राइट्स। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने खूब मार कुटाई की गोरों की, और साथ में 600 गोरों को एक क्यूबिकल में बंद भी कर दिया। उन 600 गोरों को जब क्यूबिकल में बंद किया तो वो बहुत सारी डैरिम्पल फैमिली के लोग थे, और वो मर गए वहां पे। जो ऑथर है वो कहता है कि मैंने इस किताब को लिखा और इस किताब में इंटरेस्ट लिया जब मुझे पता लगा कि इतने सारे मेरे खानदान के लोग 1756 में बंगाल में मारे गए हैं। तो वो अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ढूंढता हुआ वहां चला गया ऑथर। पहली बात तो ये थी। दूसरा तो एक तो इंसल्ट, बहुत बड़ी इंसल्ट गोरों को ये हुई कि हम तो समझ रहे थे हम इनको इतना मारेंगे और ये मार पीट के चले गए हमें, तो अब इसका बदला लिया जाए। जहन में था बदला। साथ में 2 और लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट थे जिनके बदले बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उनकी इंसल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो गोरों की इंसल्ट हो गई, दूसरी तरफ जो है वो इंसल्ट कहते हैं कि वहां के जो रिचेस्ट आदमी थे बंगाल के, who was one of the Jagat Seth, he was a Marwadi Seth, उनको आफ्टर किलिंग मैनी गोराज नवाब सिराजुद्दौला अपनी कोर्ट में इनवाइट करते हैं, और सारे कोर्ट के सामने उन्हें कहते हैं कि हर साल मुझे इतना अमाउंट हर साल लेवी करो, और अगर आपने लेवी नहीं किया तो हम आपकी पब्लिक सर्कमसिशन कर देंगे। सोचें, बिल गेट्स को या वॉरेन बफेट को आज की दुनिया में कोई ऐसी धमकी दे दे। बहुत नाराज हुए, चुपके से चले गए। जब वो ड्राइंग बोर्ड पे बैठे बाद में जाकर वहां से, तो वो कहते हैं कि इतने पैसे से आधे पैसे में तो मैं पूरा नवाब साहब खरीद लूं।
तो मेहनत क्यों करी जाए इनको देने की। तीसरी इंसल्ट चल रही थी मीर जाफर की। मीर जाफर वाज द जनरल ऑफ नवाब सिराजुद्दौला's आर्मी, और उनको उन्होंने खास वहां से नजफ से बुलवाया था, इतने बड़े जनरल को। वो डार्लिंपल कहता है कि वो इतना कोई बड़ा ब्राइट आदमी तो नहीं था जनरल, लेकिन वो वॉर स्ट्रेटेजिस्ट बड़ा ब्राइट था, और नवाब सिराजुद्दौला अक्सर उनकी इंसल्ट कर दिया करते थे। तो ये तीन लोग, एक तो अंग्रेज को अपनी मार कुटाई की इंसल्ट थी, दूसरा जगत सेठ को अपनी सर्कमसिशन वाली बात पे उदासी हो रही थी, और तीसरे जो है ये मीर जाफर साहब थे। तो मीर जाफर उस जमाने में मिडिल ईस्ट से इंडिया जॉब करने आए थे। ये वो जमाने थे जब जर्नल वहां से जॉब करने आया करते थे और उनको फिर यहाँ की नेशनैलिटी लेते थे। तो ये तीन लोग थे। अब इन्होंने नवाब मीर जाफर इनके रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी हाँ, थे, मैटरनल, क्योंकि सिराजुद्दौला की मैटरनल फैमिली भी नजफ से मुताल्लिक थी। बिल्कुल सही। उनके जो नाना थे अली वर्दी खान, उन्होंने बेसिकली हायर किया था मीर जाफर को। मीर जाफर उनके, वरना नवाब सिराजुद्दौला वाज ओनली 25 इयर्स ओल्ड जब बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो जगत सेठ ने एक डील बना के दी रॉबर्ट क्लाइव को कि अगर आप ये काम करोगे तो खर्चा पानी सब हम देंगे, जितने अरसे वॉर चलेगी खर्चा पानी हमारा, और हम बहुत सारा आपका स्टॉक भी खरीदेंगे। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर रॉबर्ट क्लाइव एंड जगत सेठ बोथ। वो सोच रहे थे कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो अच्छे खासे अरसे चलेगी, तो इतना पैसा लेंगे, गल्ला वल्ला जमा किया था उन्होंने। लेकिन आप गैस कर सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कितने दिन चली होगी। बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ 2-3 घंटों में खत्म हो गई, और 4 घंटों में तो उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया, और नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने मुर्शिदाबाद लेके गए, और विद इन अ वीक नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। यहां से बस समझें कि गेम शुरू हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक 500 गुना 500 टाइम्स एस्केलेट कर गया। तो सोचें कि ये काम करवाने के जगत सेठ ने कितने पैसे बनाए। I'll stop here, आप अगर इसके आगे। हाँ, नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। ये सूरत हाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपने बताई, ये तकरीबन 100 साल भारत या सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में रहने के बाद ये पोजीशन आई, क्योंकि उन्होंने बहुत साल बड़े खामोशी से, बहुत लिमिट तरीके से वहाँ रह के कारोबार किया, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि सब कॉन्टिनेंट की डायनामिक्स क्या है। बाज़ लोग कहते हैं कि लोगों का अब शुरू से प्लान था ये वो, इसकी कोई हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके और इंडिया को टेक ओवर करने आए थे। लेकिन जब वो एक दफ़ा आ गए और जब उनके इंडिया की थोड़ी सी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन शुरू हुई, तो उन्होंने ये देखा कि ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, सोने की चिड़िया, तो उन्होंने ये एहसास किया। फिर जैसे आपने बताया वाकयात, हालात डेवलप होते गए। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बताऊं कि जो इसने जो रिकॉर्ड्स किए हैं सर्च, ज़्यादातर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स से उसने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस निकाली है। यानी उसने आर्काइव्स देखे, और उससे, वो मेमोज से, और जो इनकी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, उससे उसने ये आपको ये बताया है कि क्या क्या जराइम या मनफी इनकी स्ट्रेटजीज रही हैं। और यही नहीं कि सिर्फ इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लोगों के खिलाफ, बल्कि दीगर यूरोपीय नेशंस जो वहाँ फ्रेंच और डच मुख्तलिफ कारोबार में, एंटरप्राइजेज में मसरूफ थे, उनके साथ भी कैसी कैसी चालें चली। अच्छा, शुरू में जब ये कंपनी बनी है तो क्वीन एलिजाबेथ वन का दौर था, तो रॉयल्टी को इस घटिया किस्म की एक्टिविटी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे होते हैं मॉनर्क, उन्हें कारोबार को एक कमतर चीज समझते हैं, वो बिजनेस को लिफ्ट नहीं कराते। उन्होंने कहा ठीक है, करते हो करो, अगर हमें कुछ फायदा होगा, मगर उसका कोई डायरेक्ट बरतानिया की हुकूमत का या यूनाइटेड किंगडम का इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। ये तो जब ये कंपनी को कामयाबियां हासिल होने शुरू हुई हैं कि तकरीबन 100 साल के कई नाकाम मिशंस के बाद, तब उन्होंने उस पर इतनी तवज्जो दी, और फिर इवेंचुअली वो चार्टर मिला, और फिर आपने जैसे बताया कि फिर ख़ास तौर पे क्वीन विक्टोरिया के दौर तक आते आते तो ये बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुकी थी। अच्छा, प्लासी की नाकामी का जो था ना, ये ब्लो, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट ने महसूस किया, स्पेशली मुस्लिम इंडिया ने इसको बहुत सख्त तरीके से महसूस किया। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध,
और शाह आलम की हुकूमत थी दिल्ली में। ये तीनों आपस में दूर या करीबी या किसी मैरिज के जरिए, मैरिज बाय कजन, रिश्तेदार थे और एक ही नस्लन मुसलमानों की जो इलीट थी, इस मुगल और कुछ उसमें सादात भी उसमें थे, तो ये उन लोगों की जो समझ लीजिए कि क्रीम थी ये। और उसमें भी आपने डैलरम्पल की किताब में पढ़ा कि एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई कि शाह आलम ने, दिल्ली के जो सरकार थे, उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया जब उन्होंने देखी सूरत हाल। इसके पीछे कई सी वजूहत थी। एक तो ये कि औरंगजेब की हुकूमत तो अब हो चुकी थी ख़त्म, औरंगजेब का इंतकाल हो चुका था। मुग़ल अब इस वक्त कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गए थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी सूरत हाल श्रिंक हो रही थी। तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि वो दूसरों के फट्टे में अब टांग नहीं अड़ा सकते, लिहाजा उन्हें अपनी सेफ्टी की पड़ गई थी। तो ये सारी सूरत हाल भी साथ साथ पीछे डेवलप हुई। अच्छा, हैदर अली टीपू सुल्तान वाली कहानी जो है ना, वो थोड़ी बाद में डेवलप हुई है। उस पर उन्होंने अभी इतनी तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए कि उन्हें ये लगता था कि अगर बंगाल उनके हाथ में आ जाएगा, और हो सकता है इस बात का इम्कान हो, डैलिम्पल भी कहता है कि शायद पूरे बड़े सगीर पे कब्जा करने का उनका शायद ओरिजिनली प्लान नहीं था, मगर वो यूँ समझ ले कि वो टूट फूट के खुद उनकी झोली में गिर गया सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, प्लासी के बाद के जो दौर डेवलप हुए उसमें मीर जाफ़र को जगत सेठ ने एक तरह से नवाब के तौर पे उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने कहा कि आप नवाबी करो, हम आपको हम कारोबार हम करते हैं, नवाबी आप करो। अच्छा, मीर जाफ़र जो थे, ये बुनियादी तौर पे ये एक फ़ारसी और अरबी गो थे। इनका बरसगीर से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं था। ये भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए आवाम से। प्लस इनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनसिक्योरिटीज थी। बहरहाल इनका दामाद जो था मीर कासिम, अब वो उभर के आया एक लीडर के तौर पे। तो आप डैलरम्पल ने मीर कासिम की भी स्टोरी दी है, और फिर वो जाके ख़त्म होती है, कल्मिनेट होती है प्लास बक्सर पे, जंग बक्सर। वो भी एक नाकाम सी जंग थी, लेकिन उससे पहले प्लासी और बक्सर के दौरान ये बताता है कि उसने लोगों को काफ़ी सरप्राइज किया अपनी एबिलिटीज से। अच्छा, मीर कासिम भी उसी मुस्लिम एलीट से ताल्लुक़ रखता था। मीर जाफ़र का दामाद भी था और किसी रिश्ते से रिश्तेदार भी था। मीर कासिम ने काफ़ी कुछ रिफॉर्म करने की भी कोशिश की, उसने कुछ स्ट्रेंथ भी शो की, कुछ अंग्रेज़ों को डिफेंसिव होने पे भी मजबूर किया, लेकिन ओवरऑल उसके पास शुजाउद्दौला की सपोर्ट नहीं थी। मॉरल सपोर्ट थी लेकिन कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं थी। इसी तरह दिल्ली की सल्तनत का चूंकि चिराग टिमटिमा रहा था, तो वहाँ से भी उसे कोई ख़ास सपोर्ट मिली नहीं। तो इवेंचुअली हुआ ये कि बक्सर की जंग होती है, और बक्सर की जंग में भी इन्होंने पूरी कहानी बताई है। अच्छा, यहाँ पे भी इनके जो सोर्सेज हैं, गुलाम हुसैन खां जो सिराजुद्दौला के रिश्तेदार हैं, उनकी डायरी और रोजनामचा उन्होंने किसी अंग्रेज या उन्होंने दोनों तरफ के जो एक्सट्रीम सोर्सेज हैं उनको उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने वो सोर्सेज इस्तेमाल किए जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो गुलाम हुसैन खान वाज अ रिलेटिव ऑफ सिराजुद्दौला एंड ही रोट ऑल दी स्टोरीज। इनफैक्ट सिराजुद्दौला की पर्सनैलिटी के बारे में और जो उसकी चीज़ें जो इसमें दी हुई है, ज़्यादा डिटेल में हमारे पास टाइम नहीं बताने का, तो वो भी गुलाम हुसैन खान की किताबों से। और उसके अलावा तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसने बहुत सारे ऐसे सोर्सेज को यूज़ किया है जो कि दोनों तरफ से कोई नेशनलिज्म या, तो उसने बरतानवी सोर्सेस को भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, और टिपिकल जो सब कॉन्टिनेंट के जो पेट्रियाटिक किस्म के सोर्सेज हैं उनको भी उसने लिफ्ट नहीं कराई। उसने ज़्यादातर न्यूट्रल सोर्सेज को, और उसने वो सोर्सेज लिए जिससे ये इम्कान हो सकता था कि ये आदमी शायद इस सूरत हाल में किसी एक तरफ होगा, लेकिन चूंकि वो न्यूट्रल सोर्सेज हैं तो उसने इनको इस्तेमाल किया है। और अपनी नैरेटिव को इसने ऑब्जेक्टिव रखा है। इसने कहीं ये कोशिश नहीं की है कि अगर कोई चीज़ किसी स्टेटमेंट से या किसी फैक्ट से नज़र आ रही हो तो उसमें उसने अपना स्पिन देने की कोशिश नहीं की है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस किताब की। अच्छा, ये फिर बक्सर की जंग होती है, और फिर बंगाल जो है इट्स बेसिकली इज गॉन। इट्स अब बरतानिया की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज कर रही है बंगाल को। बंगाल में
एक 20 साल लंबा एक कहत आता है जिसको बड़ा मशहूर कहते बंगाल, जहां से ये भूखा बंगाल, भूखे बंगाली की जो टर्म यूज की है, इट्स अ डेरोगेटोरी एंड कॉन्डेसेंडिंग टर्म, बट आई एम यूजिंग इट बिकॉज इट इज कॉमनली यूज। ये टर्म एक्चुअली वहां से आई है। जी। ये बांग्लादेश या उससे ताल्लुक नहीं है, ये चूंकि वाकई एक जबरदस्त भूखमरी आई थी। और ये वाकया है 1790s का, 1790s का है ये। 90s का है ये। अब यानी बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैप्चर किए हुए काफी डेकेड्स गुजर चुके हैं। अच्छा, अब ये जब आया कहत, तो तरीका ये था इन लोगों का कि ये कुछ गल्ला रख देते थे साइलोज में और बाकी इस्तेमाल करते थे, बेचते थे और खाते थे। अब वो जब ये कहत पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो इन लोगों ने क्या किया कि उनको उनके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी कि नहीं ये बेचो हमें। और इन्होंने ये गल्ला औने पौने खरीद करके किसानों से इसको उन्होंने कर दिया एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में, जहां जहां ये एक्सपोर्ट कर सकते थे। खूब कमाया इन्होंने। अब जब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल मुसलसल क्रॉप नहीं हो रही थी तो सारा जमा जत्था खत्म हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये रेड करते थे खेतों पे, और ये रेड करके जो किसी के गले के गोदाम में, साइलोज में अगर अनाज होता था उससे छीन लेते थे। और उसमें बाकायदा लिखा है, रिकॉर्ड से उन्होंने क्या है कि 12 रुपए की मन जो था गंदुम या चावल, उन्होंने 200 रुपए में पब्लिक को बेचा, यानी वहां के लोगों को, उन्हीं किसानों को जो कि उगाते थे। तो ये 20 साल में उस खित्ते की, जो कि बंगाल, उस वक्त का बंगाल जिसमें बांग्लादेश, ईस्ट वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, ये सारा कुछ उसमें शामिल था, उसमें जबरदस्त किस्म की पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हुई, मिलियंस ऑफ लोग मर गए। उसने उसके रिकॉर्ड्स दिए और वो इकॉनमी तकरीबन शायद हमेशा के लिए उसकी तबाह हो गई। उसके बाद जनाब ये सिलसिला ये चलता है साउथ की तरफ। अब साउथ में एक फैमिली है हैदर अली टीपू सुल्तान, जिसका जिक्र किया हम लोग, उसकी बातें सुनते हैं। हैदर अली जो था वो बेसिकली वाडियार सल्तनत थी मैसूर की, सरंगापट्टम की, उनका वो जनरल था। उसने कू किया, जैसे मिलिट्री कू होता है, कू करके उसने वाडियार को एक साइड में कर दिया और उसके बाद सरंगापट्टम के वो बन गए बादशाह। हैदर अली का बेटा टीपू था, टीपू सुल्तान एक एनर्जेटिक और काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी था। उसने फ्रेंच के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप रखी और उसने ब्रिटिश को रेजिस्टेंस दी। अच्छा, इसमें ये बात बड़ी क्लियर नज़र आती है इसकी किताब में कि दिस वॉज ए रीजनल एंड ए नेशनल मूवमेंट, एंड टीपू सुल्तान ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी ग्लोबल और रीजनल गोल्स। उसके पूरे भारत पे या पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करने का उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। वो सिर्फ अपनी जो सल्तनत थी और उसके इर्द गिर्द जो उसका इंटरेस्ट था उसको वो सेफ गार्ड कर रहा था। बहरहाल ये बात उनको पसंद नहीं आई और वो चीज़ वक्त होते 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 मैसूर की जंगों की शक्ल में आई और वो पूरी उसने डिटेल दी है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फाइनली जो बैटल हुई है, जिसमें जो जनरल जिसका नाम लिया जाता है, आप नाम लेंगे इस जनरल का? वेल्सली, वेल्सली था। नहीं नहीं, जिस वो तो बाद में आया, वो जनरल जो रेवोल्यूशनरी वॉर ऑफ यूनाइटेड अरे स्टेट्स में। यस, चलो कोई बात नहीं, मैं भूल गया उसका नाम। ओके, सो अब ये साहब जो थे इन्होंने कहा था कि मैं चीयर्स टू द डेड बॉडी ऑफ इंडिया, वो जिसपे जाम उठाया था आफ्टर किलिंग जी टीपू हाँ, सुल्तान। तो ये मौसूफ जो थे ये यहाँ से भगाए गए थे अमेरिका से। यहाँ जी से मरा, चूंकि हम लोग अमेरिका में बैठे हैं तो इसलिए। तो ये यहाँ पे जब 1776 में रेवोल्यूशन आई थी और उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, तो ये यॉर्क टाउन में, वर्जीनिया में जो जंग हुई थी और उसमें ये साहब हारे थे, ये मतलब ये जनरल थे, तो ये वापस बरतानिया गया और फिर इन्हें भेज दिया गया था इंडिया। तो ही रिडीम्ड हिमसेल्फ बाय कैप्चरिंग मैसूर। तो यहाँ से ये कहानी इनकी हुई खत्म। अच्छा, अब एक रह गई फॉर्मेडेबल पावर मराठास की सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, और मुगल नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सॉरी, इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जनरल और कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं भी भूल गया था नाम। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो बेसिकली जनरल कॉर्नवालिस यहाँ पे यॉर्क टाउन में, वर्जीनिया में शिकस्त खुर्दा जनरल था, जो कि काफ़ी बेइज्जती होके बरतानिया वापस गया था। और वहाँ से फिर उन्होंने कहा गया कि भाई आपको अपनी इज्जत वापस लेनी है तो कहीं जाकर
वो सख्त जगह पे हार्ड पोस्टिंग करें आप, तो उनकी हार्ड पोस्टिंग हुई थी इंडिया में, मगर he managed and he redeemed himself. He died quite happy as a knighted and a lord. So अब जनाब यहाँ क्या हो रहा है कि मुगल होते होते अब ये कई जनरेशन हो चुकी है औरंगजेब के बाद, सेवरल जनरेशन, और उसमें उसने पूरी कहानी दी है कि और लोगों की भी उसने, अगर आप डिटेल में हो तो अब्दुल कादिर रोहिला की भी स्टोरी उसने दी है। तो उसने बड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री के तनाजुर में उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं सबको उसने टच किया है और कनेक्ट किया। सबसे अच्छी बात यह कि उसकी पूरी स्टोरी आप पढ़ें जिसने लिखी है, वो डिस्कनेक्टेड नहीं लगती, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन कहाँ किस वक्त क्या कर रहा था और इन सब का आपस में क्या रिश्ता था। क्योंकि हम लोगों को जिस तरह की हिस्ट्री पढ़, जी हाँ जाहिर है किताब मोटी है, मेरे ख्याल उसको 3-4 साल लगे हैं लिखने में। तो ये हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री 2 तरह की पढ़ाई जाती है। एक वो है जो टेक्स्ट बुक हिस्ट्री है, जो कि टिपिकली हमारा जो भी नेशनल करिकुलम है उसके हिसाब से वो होती है, या हम वो हिस्ट्री पढ़ते हैं जो जज्बाती होती है, जो हमारे नसीम एजाजी टाइप की हिस्ट्री के, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई अजीम लोग थे और बहुत उसके बाद ज्यादती हुई और लोगों ने ऐसे किया हमारे साथ वगैरह वगैरह। उसमें बहुत ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं होती, उसमें वाकयात ज़रूर बताए जाते हैं, मगर वाकयात को जिस तरह बताया जाता है बाज़ औक़ात उसमें हिस्ट्री के साथ इंसाफ नहीं होता। डैलिम्पल और जो आजकल हिस्ट्री पढ़ने का और हिस्ट्री को लिखने का जो सिस्टम है वो ये है कि अब आप हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स की बुनियाद पे देते हैं। अगर किसी चीज़ को फैक्ट के ज़रिए आप बैक नहीं कर सकते तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, और या आप उसके बारे में ही कहते हैं कि ये चीज़ कहीं साबित नहीं है, कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा लेकिन ये चीज़ हमें कोई मिली नहीं। इस पे कोई कमेंट करना चाहें? मैं कहता हूँ ये बहुत, जो जिस तरह हर चीज ने प्रोग्रेस की उस तरह हिस्ट्री राइटिंग ने भी बड़ी प्रोग्रेस की है। और जो आपने कहा कि वो उस एरा के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से लिखी गई है, रादर देन के लोगों ने जो उसके बारे में 200 साल बाद किताब लिखी हो उससे हिस्ट्री उठाने के बजाय जो उस टाइम का डॉक्यूमेंट है, उस टाइम के डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज कोई इवेंट को अगर उस टाइम के डॉक्यूमेंट से हम प्रूव ना कर सकें तो उसकी हिस्ट्री कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। और मजे की बात ये इसने क्रॉस रेफरेंस भी किया उसको, उसने फ्रेंच सोर्सेज भी दिए हैं, उसने डच सोर्सेज भी दिए हैं, यानी मुख्तलिफ लोग एक वाक़े को देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसने सब चीज़ों को सामने रख के फिर एक पिक्चर पेश की है। तो व्यू जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, उससे फिर आपको एक मिडिल ग्राउंड पता लगता है कि एक्चुअली ये शायद ये हुआ होगा, इसलिए कि जब आप किसी एक की हिस्ट्री देखते हैं तो वो जाहिर है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसमें जज्बात भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें असबियत भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें पेट्रियटिज्म भी हो सकती है, हॉस्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी इसने अच्छा, अब मुगल और मराठे की जो रिलेशनशिप है वो शायद बीइंग रेज्ड इन पाकिस्तान वी नेवर न्यू कि ये इस तरह की सिचुएशन हुई होगी। ये बताता है कि एक टाइम ऐसा भी आया कि मुगल मराठों की प्रोटेक्शन में थे और वो मराठों को 40 लाख सालाना देते थे प्रोटेक्शन का, और मराठे उनको प्रोटेक्शन तो दे रहे थे, और प्रोटेक्शन किससे? अफगानों से, जो कि आते थे अक्सर लूट मार करने, या दीगर जो छोटे छोटे अहमद शाह अब्दाली से। हाँ, अहमद शाह अब्दाली जाहिर एक खतरनाक फिगर उस जमाने की। तो ये उस से प्रोटेक्शन देने की इनकी सूरत हाल थी। ये और बात है कि बाद में सूरत हाल रिवर्स भी हुई और अहमद शाह अब्दाली ने अच्छा, अहमद शाह अब्दाली जब आता था दिल्ली मराठों को भगाने के लिए, तो वो एज अ जैसे कहना चाहिए ना कि एज अ मजदूरी वो दिल्ली में जो कुछ होता था वो लेके चला जाता था। वो क्योंकि उसको कॉम्पनसेट तो ये कर नहीं पाते थे, इनकी हुकूमत, इकोनॉमी ख़राब थी, तो ये लोगों को और सल्तनत की चीज़ों को लूट के और जिसे कहते हैं ताख्त व ताराज करना, तो उसी चंद हमलों में जो है मीर जैसे शायर पैदा हुए हो, फिर वो भाग के बेचारे लखनऊ गए, उन्होंने कहा कि क्या बूदो बाश पूछो पूरब के साकिनो। तो वो जो सिलसिला है पूरा वो भी इसने बताया है। फिर अंग्रेज़ों ने मुग़लों से कहा कि आप क्या ये सेकंड क्लास किस्म की प्रोटेक्शन ले रहे हैं और ये आपसे पैसे भी लेते हैं और आपको उन्होंने ना कोई टाइटल दिया हुआ है, आम सा खाना खिलाते हैं आपको,
और आपको कोई रॉयल प्रोटोकॉल भी नहीं देते। आप यही पैसे हमें दें, मेरे ख्याल है कुछ थोड़े ज़्यादा मांगे उन्होंने, लेकिन हम आपको आपके टाइटल वापस करेंगे, आपकी जो महलात हम उनको रेनोवेट करके आपके हवाले करेंगे, आप उसमें रहें, आराम से करें बादशाह, आपको क्या करना है, काम हम करेंगे। मुगलों को ये बात समझ में आ गई। आखिरी मुगल्स जो थे उस जमाने के, बहादुर शाह जफर के दादा परदादा को या वालिद साहब को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, या शायद ये बहादुर शाह जफर की अर्ली या यंग एज का जमाना था, उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, अब उससे तो आप बेहतर हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों को अपना प्रोटेक्टर बना लिया। अब अंग्रेज जाहिर है प्रोटेक्टर बनने के बाद उनका काम तो हो गया था आसान। अब तक मेरे ख्याल है 200 साल बरतानवी लोगों के इंडिया में गुजरने के बाद उन्हें पूरी इस खत्ते की जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर सब समझ में आ चुका था। और ये याद रहे, ये वो कौम है जो ऑन द राइज है इस वक्त। यूरोपियंस जो हैं इस वक्त, उनके यहाँ रेनेसांस हो चुकी थी, ये लोग साइंस में, दूसरे उलूम में अब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो मिलिट्री स्ट्रेटजी को रिसर्च बेस्ड बनाया हुआ। हाँ, और इन ये बहुत आगे जा चुके थे। तो अब इस स्टेज पे इनका कोई मुकाबला था नहीं मुगलों का इन लोगों से, क्योंकि अपनी जगह ही रहने के नहीं रहे थे, बल्कि पीछे चले गए थे मजीद। तो जब मराठोस की उससे उन्होंने निकाला, तो मुगल एक तरीके से उनके कैद में आ गए। और बाकी जो कुछ हुआ 1857 में, दैट वाज अ फॉर्मेलिटी। हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं, मगर आप जब उसका कंटेम्प्रेरी पढ़ें हिस्ट्री, तो इट वाज अ रायट। मतलब वो थी, आज़ादी के लिए थी, उसमें कोई शक नहीं, बट उसकी जो इंटेंसिटी थी और जितनी बड़ी वो जंग थी, वो उसको ग्लोरीफाई किया गया है हमारी किताबों में। हकीकत में वो इतना बड़ा रेजिस्टेंस वो कर नहीं पाए, चंद दिनों में वो जंग खत्म हो गई थी। और अंग्रेज का कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ था, हुआ था नुकसान, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसको कि वो भर ना पाए। तो बहुत जल्दी वो उनकी बिसात उन्होंने लपेट दी, और उसके बाद इस असना में मराठे आपस में ही, उनकी जो सूरत हाल ख़राब हो चुकी थी, उनके अपने दरमियान में से फूट पड़ चुकी थी, उनके मुख्तलिफ ग्रोहबंदियाँ हो चुकी थी। लिहाजा अब 1857 तक आते आते उन्होंने एक एक करके सारे मामला जो हैं वो सेटल कर लिए। तो ये बड़े जिस तरीके से बताया इसने, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग ये पढ़ते रहे हैं, कोर्स की किताबों में पढ़ी, लेकिन जिस तरीके से इसने चीज़ों को कनेक्ट किया है और जो इसने ऑब्जेक्टिवली दिखाया है, और जो एविडेंस इसने डायरेक्ट सोर्सेस के ज़रिए इसने रिपोर्ट किए, असल में बात इस किताब की ये है कि इसने एक कंपनी की हिस्ट्री बताई है, और उसमें एक पूरे दौर की हिस्ट्री बताई, एक पूरी सब कॉन्टिनेंट, तो एक मुल्क से बड़ा एक, मतलब यानी कि कॉन्टिनेंट की तरह एक चीज, उसको उसने बयान किया है। और बंगाल के पढ़ने से ताल्लुक रखती है किताब, बिल्कुल इसके पास बिल्कुल। टाइम हो, पेशेंस हो, तो इस किताब को स्लोली पढ़ें, आराम आराम से मज़े लेके, इसको जल्दी से रश करके ना पढ़ें। बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है इसने। ये नहीं कि बोर हो गए आप पढ़ के कि यार ये क्या, ये सीरियस किस्म की हिस्ट्री नहीं, इसने बड़े इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी दिए, और एनेक्डोट्स भी इसने वो नहीं दिए कि जो किसी ने कहीं लिख दिए, उसको उसने बैक किया है एविडेंस से। और सब्सटेंशियल। इसकी बिब्लियोग्राफी जो आप देखें तो बड़ी डिटेल्ड है, और कौन सी चीज़ कहाँ से हुई। बहुत डिटेल। तो ये है ये कहानी एनआरकी की। और इसमें दो बातें मैं आमीन। ऐड करूं बिल्कुल। आखिरी में। एक जगह, नॉट इन दिस बुक, लेकिन अपने एक इंटरव्यू में डाल्टनपुर से किसी ने पूछा कि किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस किताब को। तो बोला, मैं 30 साल हिंदुस्तान दिल्ली में रहा हूँ। ये शशि तरूर के बहुत दोस्त हैं। तो बोला, मैं 30 साल हिंदुस्तान में रहता हूँ। अक्सर मैं लोगों से बात करता था, तो एक पता लगता था कि वहां पे एक आम अंग्रेज के खिलाफ नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं। तो कहा कि मैंने लिखा है ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी और इंग्लिस्तान के लोगों के लिए भी। इंग्लिस्तान में मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री नहीं थी जो वहां पे आके गरीब लोगों को आइसक्रीम खिलाने गई थी। इन्होंने खूब लूटमार की है। और बोला, हिंदुस्तान में मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी। आपके अपने बैंकर्स, आपके अपने फाइनेंसर्स, आपकी अपनी फौज, वो सब शामिल थी इस लूटमार में। तो सिर्फ अंग्रेजों को गालियां मत दें, आपके अपने लोग भी इस तरफ इस लड़ाई में पूरी तरह शामिल थे। और वो कहते, मैं दोनों तरफ आग बुझाना चाहता हूँ। कहता हूँ कि लोगों को कि अपने आप को हिस्टोरिसाइज ना करो, अपने आप को हिस्ट्री का पार्ट ना समझो, और एक दूसरे से हिस्टोरिकल झगड़े छोड़ दो। वो पास्ट में जो हुआ उसका ना आपसे कोई ताल्लुक है, ना ही एक आम बेचारे अंग्रेज से कोई इसका ताल्लुक है।
आवाज, आपकी आवाज चली गई एहसान। अब इसको एंड करते हैं और इजाजत लेते हैं, ठीक थैंक है, यू वेरी नेक्स्ट रिव्यू के साथ नेक्स्ट मंथ। मच, थैंक यू।